एक पॉलिसी वो भी मीडिया से जुड़ी है, और वो है कि अभी तक तो हम डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ एक फॉर्मल संबंध हमारा एडवर्टाइजमेंट का, पॉलिसी का, वो सब था। एक बहुत बड़ी शिकायत कह लें, समस्या कह लें, सब तरफ से आती थी, वो थी हमारा ये जो डिजिटल मीडिया का विज्ञापन, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सब, और इनका कोई रजिस्ट्रेशन, इनका कोई एडिशन, बहुत योजनाएं पाइपलाइन भी हैं, सब हैं। लेकिन आज हमने पहली बार इनकी जो विज्ञापन नीति है सोशल मीडिया पर भी, वो भी आज हमने पॉलिसी पास कर दी है। उस पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे जो डिजिटल मीडिया के, क्योंकि बहुत बड़ा एक मीडिया बन गया है, अभी तो उनकी कितनी लाइकिंग है, कितने उनके शेयरिंग है, कितना वो किस प्रकार के न्यूज़ के लिए ये जो और ऊट-पटांग चलता है उसको हमने बाहर रखा है सब। लेकिन न्यूज़ वैल्यू जिसकी ज़्यादा है और जिनका एक पॉजिटिव, जिसको कहना चाहिए, एक मैसेज जनता में जाता है, ऐसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं। उन पैरामीटर्स के आधार पर हम प्रचारित करेंगे, तो जो लोग उसमें शामिल होना चाहेंगे, जो अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, उनको फिर कार्ड भी दे देंगे। और कार्ड के हिसाब से फिर ये जो है कहीं भी 20, 30, 50 लोग तो चलो जेन्युइन हो गए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, और फिर वहाँ 150 लोग मोबाइल लेके, कैमरा भी हो तो कोई बात नहीं। तो वो जो सारा विषय था उसमें हम भी बहुत ज़्यादा ना पिकी उस पिक एंड चूज कर सकते, ना कुछ और कर सकते। आप लोग उस समय तो शायद कुछ नहीं कहते, लेकिन बाहर जाकर के कान में आप फूंक मारते, जी ये सवालो ना, जी क्या करें। तो ये समस्या सबकी, आपकी भी है, हमारी भी है। हाँ, जेन्युइन लोग, अच्छे लोग मीडिया में आने चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, और चाहे वो प्रिंट हो, क्योंकि मीडिया का अपना एक महत्व है। अब उसमें अच्छे लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए, उनको विज्ञापन के माध्यम से। अभी तो वो भी विज्ञापन नहीं मिलता है, तो फिर हर तरह के काम करने के लिए उनकी इच्छा भी रहती है। अगर विज्ञापन का पैसा मिलेगा तो शायद वो भी अपने सिस्टम को सुधारने में थोड़ा सा आगे आएंगे। बहुत से हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ है तो वो रेजिडेंशियल एरियाज, कोर एरिया जितना भी शहरों का रहता है, पुराने जैसे क्षेत्र हैं, उस पुराने क्षेत्रों में जैसे मान लो डीएलएफ के एरियाज़ हैं, उनमें मानो और भी कुछ इस प्रकार के क्षेत्र जहां म्यूनसिपैलिटी के अंदर उनको रेजिडेंशियल की बजाय लोगों ने कमर्शियल यूज़ करना शुरू कर दिया है। मॉल टाउन्स खास करके वो सारे आधे से ज़्यादा कमर्शियल बन गए। बहुत समय से ये विचार चल रहा था कि आखिर इनका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, कि अब उनको इतने सारे कमर्शियल उनको हटा नहीं सकते, वापस रेजिडेंशियल ला नहीं सकते, तो उनको एक मान्यता दे करके एक नीति बनाई जाए, पॉलिसी बनाई जाए। तो वो पॉलिसी आज हमने बना दी है। उसके अंदर जैसे बूथ हैं, दुकानें हैं, सेवा बूथ हैं, तो ऐसा जो एरिया है उसके अंदर जैसे दुकानों में बेसमेंट बना ली, और ऊपर ये दो अलग अलग हैं उसमें। एक तो है जो बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर को सेकंड फ्लोर बना लिया, फर्स्ट फ्लोर बना लिया, उनकी मान्यता देना, क्योंकि वहाँ हमारे है तो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन मान्यता देनी है तो उसकी कोई पॉलिसी बनाई जाए। एक तो हमने वो पॉलिसी बनाई है, और इसमें बूथ की जो पहली मंजिल, बेसमेंट या जो भी निर्माण हुआ है, इसमें लोग 31 मार्च 2024 तक अप्लाई करके और उनको रेगुलराइज करा सकते हैं। उसके जो चार्जेस हैं वो कुछ फिक्स किए हैं, उसमें चार्ज दे देंगे। अभी तक उसके अंदर बहुत बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में पैसा लगता था, उनका जो पेनल्टी एंड इंटरेस्ट, वो सारा कंपाउंडिंग फीस भी बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी फ़ीस थोड़ा रेगुलाइज करके, और उनको हमने कहा कि वो रेगुलाइज करा लें, ऐसे बाजार जितने भी सारे हैं। दूसरा वो जो मैं पहले बताया कि रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल जिन्होंने बना लिया, इसकी पॉलिसी ये ठीक है कि HSBP वगैरह लागू नहीं होगी, हाउसिंग बोर्ड या HSIDC इस प्रकार के, या जो टाउन कंट्री प्लानिंग लाइसेंस दिए हुए हैं जिनको, ऐसी प्लैंड जो कुछ कॉलोनी है उनको छोड़कर अनप्लैंड जो क्षेत्र था, कोर एरिया, उसमें रेजिडेंशियल को कमर्शियल कर लिया। उदाहरण के लिए माल टाउन पानीपत हम देखते हैं, उदाहरण के लिए माल टाउन रोहतक देखते हैं, उदाहरण के लिए करनाल में कुंजपरा रोड का एरिया जो सब देखते हैं। तो ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज़ में बड़े बड़े मॉल सब कुछ बन गए हैं। इन सबको रेगुलराइज करने की पॉलिसी हमने बनाई है, और उसका भी तय किया है कि वो जो कॉलोनी है कम से कम 50 साल पहले बनी हुई हो। ऐसे 50 साल पहले के जो आवासीय भूखंड हैं उन पर ऐसे जो भी एरिया है उसको हमने कमर्शियल करने का भी तय कर लिया।
अगर किसी ने अपने प्लॉट को डिवाइड भी कर लिया है तो ऐसे डिवाइडेड प्लॉट्स को भी हम कमर्शियल करने के लिए जो एरिया वो चाहेंगे अप्लाई करेंगे उसको हम दे देंगे। और इसका भी हमने 6 महीने यानी अब से 6 महीने 3 महीने इस साल के लगा ले, 3 अगले साल के, 31 मार्च मोटा मोटा मान के चलें कि तब तक वो अप्लाई कराएंगे। उस समय तक अगर अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर उनको एक फ़ाइन भी लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को भी हम करेंगे। जो रजिस्ट्रियाँ होती थी अभी तक तहसील और उप तहसील में होती थी, हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से उसको एसडीएम ऑफिस में करनी शुरू भी कर दी हैं, लेकिन आज उसका विधिवत कैबिनेट से पोस्ट फैक्टो एजेंडा हमने पास कर लिया कि हर एक सब डिवीज़न को एक उप जिला, क्योंकि किसी भी रजिस्ट्री की जो तहसील होती है उसको उप जिला इस नाम से दर्ज देना, सब रजिस्ट्रार जिसको कहते हैं उसको नाम देना ज़रूरी होता है। तो हमने सब डिवीज़न को भी एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस यानी उप जिला इसका दर्जा देने का आज पास कर दिया है ताकि वो रेगुलराइज हो जाए। अब रजिस्ट्री कोई भी कहीं भी जा कर के करा सकते हैं। टोकन लेंगे तो उस टोकन को एट रैंडम कंप्यूटर चाहे वो सब डिवीज़न ऑफिस में दे दे यानी एसडीएम को दे दे, चाहे तहसीलदार चाहे नायब तहसीलदार, कहीं भी निकलेगा तो जाकर रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर उस ऑफिस में व्यक्ति नहीं है, उस कारण से छुट्टी पर है या किसी कारण से पोस्ट खाली है, कुछ भी है, तो फिर जो उसका दूसरा साथ में ऑफिस है जो एंटाइटल पहले से है रजिस्ट्री करने के लिए, तहसील अथवा उप तहसील, वो वहाँ जा करके भी उस टोकन से करा सकते हैं। जो पेंशन हमने पहले 20 वर्ष का जो पत्रकार है और 60 वर्ष की आयु के बाद उनको पेंशन का जो 10,000 रुपये की जो हमारा प्रावधान है, और हरियाणा निवासी अथवा हरियाणा के बारे में जो लिखते हैं उन सब के लिए 10,000 की पेंशन थी, उसको आज 15,000 रुपये कर रहे हैं, इसलिए वो पेंशन 10,000 से 15,000 की है। पराली का जो विषय में बता रहा था कि पराली XC2 पराली की एक पॉलिसी हमने बनाई है जिसमें जितने भी पराली को खरीदने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है और उनको उसमें प्रोत्साहित करने के लिए कुछ हमने सहायता उनको दी है, कुछ उनको इम्प्लीमेंट्स, और हमने अपने यहाँ जो हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें भी ब्रिकेट्स को यूज़ किया जाए उसकी भी एक पॉलिसी इसके अंदर आई है। तो ऐसी कुछ शर्तें लगा करके XC2 मैनेजमेंट जो है पैडी स्ट्रा का ये पॉलिसी बनाई है ताकि अभी भी बहुत कम पराली को जलाया जाता है, लेकिन फिर भी एक भी केस ऐसा जलाने का ना आए, बल्कि पराली जो है वो लोगों के लिए एक वेल्थ बने। उससे जो उपयोग करने वाली जो कंपनियां हैं उससे एथेनॉल है या एनर्जी बनाते हैं या ब्रिकेट्स बनाते हैं, जो भी है उसको प्रावधान दे करके हमारा टारगेट है कि जो 34-35 लाख मीट्रिक टन पराली उपज होती है उसमें से 17 लाख मीट्रिक टन ये पराली कमर्शियल उपयोग में आ जाए, ये हमारा टारगेट है। वो अगर आता है तो फिर बाकी पराली लोग अपने काम में, चारे में, इसमें उसमें उपयोग कर रहे हैं, फिर कोई जलाने का अवसर नहीं आएगा। और हो सकता है कि ये रेट अच्छे मिलने लग जाए तो लोग अपने चारे वाला जो सिस्टम है उसको भी बदलेंगे, फिर सूखी पराली बेच देंगे, हरा चारा खिलाएंगे, कुछ भी कराएंगे, लेकिन ये पराली जो है आगे चल करके बहुत ही लोगों के, किसानों के बहुत फ़ायदे की एक प्रोडक्ट ये उसका ये बनने वाला है। ये पॉलिसी भी हमने आज पास की है। स्टेज कैरेज बसेस, इसके अंदर जो किराया है पहले 5 रुपये के बाद हर 1 किलोमीटर के बाद 1 रुपया लिया जाता था, आज हमने तय किया है कि अब 7 किलोमीटर तक, रादर 7.5 किलोमीटर तक भी 5 ही रुपये रहेंगे। वो जो पहले था 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, तो अब वो 6 रुपये 7 रुपये के बजाय 5 रुपये हो जाएंगे। और अगर 8 रुपये 9 रुपये में स्लैब में पहुंच गए तो 10 रुपये हो जाएंगे। यानी दोनों तरफ हमने उसको डिवाइड कर दिया, उसका ना कोई कम है ना ज़्यादा है। एक जिसको कहना चाहिए उसकी स्लैबिंग सिस्टम ये बदला है, पहले 6, 7, 8, 9, 10 था, अब 6 और 10, 15, 20, 25, 30। मिनिमम किराया पहले भी 5 ही है, अब वो 5 ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसमें बड़ी मात्रा में अब लोगों ने पास लेने शुरू कर दिए हैं, जो हमारा ई टिकटिंग का सिस्टम शुरू हो गया है। ई टिकटिंग में 5% रिबेट हम जो एक्चुअल किराया है उसमें देते हैं। 100 रुपये का पास उसको 95 रुपये मिलेगा, अगर 200 रुपये का पास लेना तो 190 रुपये मिलेगा। 190 में लेके 200 रुपये की टिकटें उससे इसी रेट के हिसाब से, और उसमें एग्जैक्ट कटेगा। उसमें अगर 6 है तो 6 कटेगा, 7 है तो, बल्कि 7.5 है तो 7.5 ही कटेगा। 9 रुपये 70 पैसे तो 9.70 कटेगा, क्योंकि उसमें ना लेना देना किया, अपना स्वाइप किया और पैसा कट गया। और उसमें ये जो फ्री वाले भी हैं इनको भी पास से ही चलना पड़ेगा। MSME को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो MSME के जो
बायर यानी सेलर तो एमएसएमई हो गया, बायर गवर्नमेंट भी है, अलग प्राइवेट पार्टीज़ भी हैं। तो उन दोनों की पेमेंट फैसिलिटीज़ को करने के लिए कुछ एजेंसीज आगे आई हैं, वर्ल्ड वाइड हैं वो, बैंकिंग को लेकर के और पैसे का जिनका लेन देन होता है। कोई भी वोचर या बिल एमएसएमई का है, कोई परचेजर है, तो उसके बिल को डिस्काउंट पर वो कंपनियां खरीद लेंगी। पेमेंट उधर से आएगी, जब आएगी तब आएगी। एमएसएमई को जब चाहे तब वो पेमेंट उनसे ले सकता है। इंटरेस्ट का ही, गैप का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे वो बायर दे चाहे सेलर दे, लेकिन एक फैसिलिटेट क्रिएट हुई है। तो आज हरियाणा सरकार का और उन 3 कंपनियों के बीच में एक एमओयू हुआ है और वो एमओयू 1 नवंबर से लागू होगा। उस समय के बाद पेमेंट देने का काम वो कंपनियां एमएसएमई को करेंगी, सेलर को कोई मतलब नहीं। सेलर उनको दे देगा, एक प्रकार के बीच में बैंक या जैसे एक्सचेंज है, एक्सचेंज के रूप में वो काम करेंगी। तो एक ये एमओयू हुआ, इससे मुझे लगता है एमएसएमई को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि एमएसएमई के पास कई बार पैसे नहीं होते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो जो बायर है वो अपने तरीके से महीने में, 2 महीने में, 6 महीने पेमेंट करता है। अब ये जब चाहे तब पैसा लेकर के अपने काम को बढ़ाएंगे। हमारा एमएसएमई का जो शेयर है वो देश भर के अंदर हमारी पॉपुलेशन से ज़्यादा है। पॉपुलेशन इज़ 1.4% हरियाणा की, और हमारा जो एमएसएमई का शेयर है 1.5% है, और हमारी जो जॉब्स हैं 1.58% है। पूरे देश भर के जो जॉब्स एमएसएमई में हैं उसका हमारा शेयर है 1.58। हम और कोशिश कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि एमएसएमई हमारा एक रीढ़ की हड्डी ये हमारी उस नाते से है बनेगी। इसी प्रकार आज हमारा जो HEPB बोर्ड है, हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड, 7 में से 2 डेफर किए हैं। 5 प्रोजेक्ट्स को हमने अनुमति दे दी है, अपनी स्वीकृति। 119 करोड़ रुपए ऐसी सब कंपनियों को विशेष सब्सिडी के नाते हमने मंजूर किया है, क्योंकि सब केसेस नए आते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनका कितनी एम्प्लॉयमेंट होगी और कितना GST कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे सब मिला करके कुछ शर्तों के आधार पर उनको सब्सिडी देते हैं। 119 करोड़ रुपए की ये सब्सिडी हमने दी है, अलग अलग से ये 5 हैं। एक जो अभी बाढ़ आई थी, तो उस बाढ़ के समय क्षति बहुत हुई, खास करके अदर देन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का एक पोर्टल हमने बनाया क्षतिपूर्ति का किसानों के लिए। एक हमने एग्रीकल्चर के अलावा, मानो किसी का पशुधन है, डेथ हो गई, किसी का मकान गिर गया, किसी का इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसमें कोई नुकसान हो गया, किसी का बाज़ार में दुकान है उसका नुकसान हो गया, घर गिर गया है, तो या घर में कोई रिपेयर वगैरह के लिए वो कोई उसमें दरार आ गई, तो ऐसे सब विषयों पर एक क्षतिपूर्ति का सिस्टम हमने बनाया था। तो आज उस आपके सामने एग्रीकल्चर को छोड़ करके बाकी जो हमारी असेसमेंट हुई है, उस असेसमेंट के हिसाब से कुछ जो राशि है वो हम उसको पोर्टल के ऊपर सबको जो प्रेषित करेंगे। आपको जानकारी है कि पहले जैसे 47 लोगों की तो इस बाढ़ में मृत्यु हुई थी, और उसमें सबको 4-4 लाख रुपए हमने जैसे ही ये जानकारी पूरी इकट्ठी हुई थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उसकी जांच करने में, वेरीफाई करने में टाइम नहीं लगता है। डेथ है तो डेथ पता लग ही जाता है डेथ, लेकिन बाकी चीज़ों में वेरीफाई करने के लिए समय लगा था। किसानों ने भी अपनी ज़मीन जो है वो पोर्टल पर डाली है, लेकिन जब तक उसकी बिक्री नहीं हो जाती मार्केट में, मंडी में, तब तक उसका वेरिफिकेशन पूरा होता नहीं है। इसलिए बहुत फील्ड का क्षेत्र मामला है बाहर का, वो प्रोसेस चल रहा है। लेकिन इसके अलावा कुल दावे 8,456 हैं, जिसमें से 8,449 स्थापित हो गए हैं। केवल 7 बचे हैं, किन्हीं कारणों से बचे होंगे, उसको हम ठीक कर लेंगे। तो उसके अंदर उन्होंने क्लेम किया है, लेकिन वो वेरीफाई नहीं है, ठीक नहीं है। लोग कई बार वैसे भी कर देते हैं कि मेरा ये नुकसान हो गया, लेकिन वहाँ फील्ड में जाने के बाद पता लगता है कि तो नुकसान नहीं है। बहुत लोगों का एक स्वभाव बन जाता भी चलो भर दो शायद काम हो जाए। तो लेकिन सत्यापित दावे हैं 5,497, और कुल राशि जो उनको आज दी जा रही है 5,90,99,000, लगभग 6 करोड़। 1 करोड़ को, और कुछ राशि जो हम 40 लोगों को 1,60,00,000 ये पहले दे चुके हैं, और 5,91,00,000 ये आज जो है दी जा रही है। तो ऐसा कुल मिला के ये 7,50,00,000 रुपए की राशि ये सब हो जाएगी। और फसलों का जो सत्यापित जो होगा वो मंडी की फसल के बिकने के बाद उनको हम बाद में करेंगे।
कपास की खेती में भी एक गुलाबी सुंडी का प्रकोप ये बाद में ध्यान में आया है और इसका भी चल रहा है, सर्वेक्षण चल रहा है। और 1 अक्टूबर को और हमने इसकी जो क्षतिपूर्ति का पोर्टल, लोगों ने कहा कि इसको दोबारा से खोलिए क्योंकि नुकसान जो पहले भर नहीं सके तो उसको खोल दिया है और 30 नवंबर तक ये पोर्टल खुला रहेगा। और इस बार गुलाबी सुंडी के क्योंकि कई वर्षों से नुकसान हो रहा है, तो हमारी यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक टीम बना करके इसके ऊपर शोधन भी किया है। उस शोधन में ध्यान में आया कि जो सुंडी एक बार लगती है वही बाद में अगर सावधानी न बरते किसान तो अगले वर्ष भी वही लगती है। इसलिए उन चीज़ों को पहचान कर ली गई है। हम जैसे ये कटाई हो जाएगी इस बार, तो कटाई के बाद वो जो सारे चीज़ें ध्यान में आई है, खास करके उसका जो अवशेष बचता है कपास का, जिसको बालन जैसे के रूप में बनछटी जिसको कहते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं उसके अंदर दोबारा से खेत में जा कर के मिट्टी में वो फिर मिलता है। तो ऐसे कुछ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो साइंसदान हैं उन्होंने चीज़ें सुझाई हैं कि ये इस प्रकार की दवाई मिट्टी में डालने से और जो बनछटी है वो जल्दी से जल्दी उसको समाप्त करें, वो कोई अवशेष के रूप में न बच पाए अगले साल की फसल के बोने तक। तो इसका एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं, उसको भी जो है जल्दी से ठीक किया जाएगा। ये वितरण जो है ये उनके अकाउंट्स में सबके अभी पहुंच जाएगा। ये सब रिलीज़ हो गया और 5,497 लोगों के अकाउंट में 5,90,99,000 रुपया, 5,497 ये क्लेम्स हैं। उसका रुपया राइट साइड पर और अभी रुपये आ रहे हैं 5,91,000, 5 करोड़ 5,91,000, यानी वही 5,90,99,000 है। तो 1,000 कम 5,91,00,000। तो ये राशि जो है ये इनको हमने रिलीज़ कर दी है, उनके अकाउंट में चली गई है। एक नुकसान और भी हुआ है अपने यहाँ, वो आपको जानकारी है। नूह में जो झगड़े हुए थे उसके अंदर भी कुछ जान माल का नुकसान हुआ था, जिनकी जान गई। ऐसे 6 लोग हैं, 2 होमगार्ड के हैं। उन होमगार्ड को तो उनकी सैलरी के हिसाब से और जो प्रावधान है गवर्नमेंट के, पुलिस के, उसके हिसाब से उनको पैसा पहुंच गया है। 50-50 लाख से ऊपर उनको मिला है। हाँ, और जो 4 लोग सिविलियन जिनकी डेथ हुई थी उनको 4-4 लाख रुपया, और वो हमारे डिपार्टमेंट जो SDRF, स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड, SDRF से वो भेज दिया गया है। और जहाँ तक उनके बाकी नुकसान की बात है, उनकी किसी की दुकान है, किसी की फैक्ट्री है, किसी का मकान है, किसी की गाड़ी है, वो असेसमेंट हो रही है। एक फैक्ट्री का असेसमेंट हो करके और कल हमारे पास आया था, तो कल ही हमने उनको भेज दिया। 1,35,00,000 रुपया का चला गया और भी हो गई असेसमेंट, और 1-2 दिन के अंदर धीरे धीरे किसी का कम ज़्यादा है, यानी 2,000 रुपये से लेकर के और 15-20 लाख तक ये हाईएस्ट था। 1 करोड़ किसी की फैक्ट्री पूरी जल गई, तो उस फैक्ट्री को फिर स्पेशल कमेटी ने जा करके असेसमेंट किया ताकि उसका काम शुरू हो जाए। बाकी किसी की दुकान है, किसी की रेहड़ी है, किसी का छोटे बड़े नुकसान सब मिला करके हैं, तो वो 2 दिन में वो भी सारा हो जाए।